Hello students, now we are going to continue our chapter number 18 of science, Indian scientist, biography and their achievement, and this is video number 2. So in previous video we studied about 4 different personalities who had contributed in modern science, and they are the reasons behind the foundation of modern science. तो देखिएगा, हमने पिछले जो हमारा वीडियो था उसके अंदर 4 लोगों के बारे में पढ़ा। सुश्रुत के बारे में पढ़ा, महर्षि चरक के बारे में पढ़ा, सीवी रमन जी के बारे में पढ़ा और होमी जहांगीर बाबा जी के बारे में भी पढ़ा। तो इन सभी लोगों ने देश के लिए या फिर मानव सभ्यता के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक, तो इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिटेल में कर ही लिया था। अब आगे चलते हैं और अभी हमारे जो 5वें नंबर पे आ रहे हैं प्रफुल्ल चंद्र रे। तो देखिएगा, पूरे जितने भी हम लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं सभी अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त हैं, महान हैं, लेकिन मुझे प्रफुल्ल चंद्र रे जो हैं उनका अगर बायोग्राफी अगर पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे और सिचुएशन का सामना करते हुए उन्होंने जो थपेड़े लगाए विरोधियों के, वो देखने लायक है। तो आपको अभी शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप इनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, और आप समझ पाएंगे कि हम इंडियंस में कितना मादा है, हम कितने कैपेबल हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे वॉज बोर्न ऑन 2 अगस्त 1861 एट रारूली काटीपारा विलेज ऑफ फूलन कुलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। तो ये आपके वेस्ट बंगाल में फूलन कुलन नाम का जो एक एरिया है, जहाँ पे रारूली काटीपारा नाम की एक विलेज है, गांव है, वहाँ पर 2 अगस्त 1861 में इनका जो जन्म हुआ था। तो दिखने में ऐसे थे, तो दिखावे पे मत जाइएगा, आदमी के टैलेंट पे जाइएगा। ठीक है, वैसे भी यूँ आज़ादी के टाइम की बात करें, आज़ादी से पहले की बात की जाए, तो वेस्ट बंगाल के लोगों का भारत के इतिहास पे ज़बरदस्त प्रभाव रहा था। आज की डेट में स्थिति ख़राब है, पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि हम लोग राजस्थान में हैं, वेस्ट बंगाल वगैरह के बारे में ज़्यादा हमें एक्चुअली पता लगता नहीं है, लेकिन जिस तरह के बुद्धिजीवी वहाँ से निकले हैं आजकल वैसे लोग नहीं निकल रहे हैं। दैट मीन्स कुछ तो वहाँ गड़बड़ है। तो खैर, टाइम की बात है। होप भविष्य में कुछ बेहतरीन लोग निकलेंगे, देश की सेवा करेंगे और अपने ज्ञान से पूरी दुनिया में चमकेंगे, देश का नाम भी चमकाएंगे। आगे देखते हैं। हिज फादर वाज एन एफ्लुएंट पर्शियन स्कॉलर। तो देखिएगा, उनके जो पिता थे वो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे और वो ज़बरदस्त पर्शियन स्कॉलर थे, यानी कि पर्शियन भाषा के अच्छे विद्वान थे। He completed his school education from the model school in his village, followed by Albert School and Hare School of Calcutta. और इन्होंने जो अपनी स्कूली जो पढ़ाई है, यानी शुरुआती जो पढ़ाई है, वो तो गांव के मॉडल स्कूल से शुरू की। उसके बाद उन्होंने अल्बर्ट स्कूल ज्वाइन किया, फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई जो हेयर स्कूल ऑफ कलकत्ता है उसमें इन्होंने पढ़ाई की। तो ये कलकत्ता जो है पहले का नाम था, आज की डेट में कोलकाता बोला जाता है। ठीक है, He started his college education at Metropolitan Institute after clearing the entrance examination in 1879. तो इन्होंने 1879 में एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, उसको बहुत आसानी से इन्होंने क्लियर कर लिया था और उसके साथ ही इन्होंने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन जो है एक कॉलेज था, वहाँ पर पढ़ाई इनकी आगे की स्टार्ट कर दी थी। आफ्टर दैट ही वेंट टू प्रेसिडेंसी कॉलेज टू स्टडी साइंस, और उसके बाद ये प्रेसिडेंसी कॉलेज गए साइंस की स्टडीज़ के लिए। ठीक, यानी कि उस टाइम में भी पढ़ाई का क्रेज़ ज़बरदस्त था। तो देखिएगा, 18s की बात हो रही है ना, 1800 और 1900 के बीच के टाइम ड्यूरेशन की बात है। ये हमारे लोगों में उस गुलामी के बावजूद भी कितनी ललक थी आगे बढ़ने की। तो ये सब लोग हैं जिनकी वजह से आज इंडिया ऐसा है। अगर ये लोग ना होते तो पता नहीं हमारी क्या स्थिति होती, हमारी तो शायद अफ्रीका से बुरी स्थिति होती। खैर, जो भी है। इन 1882 ही क्लियर्ड the Gilchrist Scholarship Competition and got entry in Edinburgh University. और 1882 आते आते इन्होंने एक स्कॉलरशिप प्लान चलाया जाता था ब्रिटिशों के द्वारा, गिलक्रिस्ट स्कॉलरशिप कंपटीशन, और उन्होंने इसको बड़े इजीली क्रैक किया
और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें एडिनबर्ग जो यूनिवर्सिटी है जो कि आपके ब्रिटेन में है, वहाँ पर इन्हें एडमिशन मिल गया और इस तरीके से उन्होंने विदेश में पढ़ाई शुरू करी। Some of his classmates like Professor James Walker, F.R.S. Alexander Smith and Huff Marshall increased his interest in chemistry. अब देखिएगा, ये जिस बैच में इनकी पढ़ाई शुरू हुई एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में, उसमें ऑलरेडी ऐसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स इनके क्लासमेट्स थे जो आगे चल करके जिनका बड़ा नाम हुआ आपके ब्रिटेन में। तो उनमें से कुछ थे जो कि बाद में प्रोफेसर जैसे कि जेम्स वॉकर हुए, F.R.S. अलेक्जेंडर स्मिथ हुए, हफ मार्शल, ये तो सब बड़े नाम हैं अंग्रेज़ों में, यानी कि ब्रिटेन के। तो ये इनके क्लासमेट थे और उन लोगों की जो केमिस्ट्री के प्रति जो इंटरेस्ट था उसकी वजह से इनके अंदर भी केमिस्ट्री के प्रति जो है रुझान जागा। In due course of time, he was also elected as the vice chairman of the Edinburgh University. और देखिएगा, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये इतने प्रभावशाली थे पढ़ाई लिखाई में और हर तरीके से कि समय के साथ इनका प्रभाव इतना बढ़ा कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन तक बन पाए ये चुनाव जीत करके, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अंग्रेज़ों की जगह जहाँ हमें ब्लैक डॉग्स कहा जाता था, काला कुत्ता कहा जाता था, उस जगह पर जा कर के चुनाव जीतना और वाइस चेयरमैन बनना मजाक नहीं है। आज भी भारतीय लोगों के साथ बड़ा भेदभाव होता है विदेशों में, ठीक। हालांकि दिखाते कम हैं लेकिन होता तो है, ठीक। रेसिज्म आज भी मौजूद है यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अगर आप जाएं तो। खैर जो भी है, लेकिन देखिए, टैलेंट होता है। हमारे लोगों में कूट कूट के भरा है, कितना ही रोकने की कोशिश कर लो, लेट किया जा सकता है लेकिन आगे आने से नहीं रोका जा सकता हमें। In 1888, he came back to India and joined the Presidency College as assistant professor. लेकिन किसी कारणवश 1888 में इन्हें वापस भारत आना पड़ा और आने के बाद इनका फिर वापस जाने का मन नहीं हुआ और इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही ज्वाइन कर लिया। तो देखो, दिखने में बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे और इस चीज़ का कोई अहंकार भी नहीं था इनको। While working, he found that some people with lesser ability and qualification were working at higher post and drawing higher salary. अब यहाँ पे भी प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी क्या समस्या आई, जब ये काम कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग जिनको इनसे इनके मुकाबले नॉलेज कम थी या उनकी क्वालिफिकेशन कम थी या जो तलवे चाटू टाइप के जो लोग होते ना, वो अच्छी अच्छी सैलरी उठा रहे थे और अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए थे। तो ये देखो, किसी भी टैलेंटेड आदमी को ये चीज़ पसंद कभी भी नहीं आएगी। तो इनके साथ भी यही हुआ। When he complained about this to the director of education department, the British director satirically told him, "If you are such an able chemist, then you should start some business." तो अब ये इस कंप्लेंट को लेकर के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं उनके पास गए थे। अब वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति था नहीं, था तो ब्रिटिश ही। तो ब्रिटिश आदमी के सामने जब उन्होंने कंप्लेंट रखी तो उन्होंने चुटकी ली इनके, चुटकी मीन सटायर, यानी कि मजाक उड़ाया इनका। और मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर आप इतने ही कैपेबल हैं, इतने ही ज़बरदस्त यानी कि केमिस्ट हैं, रसायन विज्ञानी हैं, तो खुद का बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो देखिएगा, किसी भी सेल्फ रेस्पेक्ट जिस व्यक्ति में मौजूद होगा, इतना सुनने के बाद खून तो खोलना स्वाभाविक है। तो देखें आगे क्या होता है। He was pinched by that satire that with a meager capital of rupees 800 he started Bengal Chemical and Pharmaceutical Works in 1892 to produce allopathic medicine. और ये जो मजाक था या ये जो चुटकी ली थी या फिर ये जो बेइज्जती उन्होंने की थी अंग्रेज़ों ने, जो डायरेक्टर थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उससे ये इतने आहत हुए, इतने पिंच्ड हुए कि इन्होंने महज उस समय के हिसाब से 800 रुपये, हालांकि उस टाइम काफ़ी होता था लेकिन एक बिजनेस खोलने के हिसाब से पैसा बहुत कम था। तो इन्होंने 800 रुपये का इस्तेमाल कर करके बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क नाम की कंपनी का शुरुआत की 1892 में, ताकि वो एलोपैथिक मेडिसिन जो है उनको प्रोड्यूस कर सके। और देखो क्या होता है। तो ये देखिएगा, उस टाइम की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के ऊपर मत जाइएगा, आज तो काफ़ी एडवांस है ये उस टाइम की बिल्डिंग का पिक्चर है।
Today, this company has progressed into billion rupee company and has catalyzed many industry in the country. आज की डेट में ये 800 रुपये से चालू हुई कंपनी जो है खरबों रुपए की कंपनी बन चुकी है, और इसकी वजह से भारत में और जो इंडस्ट्रीज़ हैं आपके मेडिसिन से रिलेटेड, उसकी भी इन्होंने स्थापना की, यानी भारत के दूसरी जगहों पे भी इन्होंने नई नई कंपनी जो है स्थापित की। तो ये एक करारा थप्पड़ था उस अंग्रेज के गाल पर जिसने उनका मजाक उड़ाया था। और हमारे भारतीयों के साथ हमेशा से ये खासियत रही है, जब कभी किसी ने मजाक उड़ाया है तो ऐसी जम करके झापट मारी है कि उस साइड से फिर उनके दाढ़ी दोबारा नहीं हुई है। ठीक है, तो इतिहास हमेशा से ही ऐसा शानदार रहा है कि जब कभी किसी ने हमको नीचा दिखाने की कोशिश की है, तब तब हमने उसको कीचड़ में लुटा लुटा के मारा है। ठीक है, तो कम नहीं है यार, किसी भी तरीके से कम नहीं है। भारत दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, आज तक सरवाइव करें तो ऐसे ही थोड़ी होंगे। ठीक है, तो प्राउड करिए खुद के ऊपर। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। तो इन्हें देखिएगा भारत का केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, यानी कि ये थे जिन्होंने शुरुआत की थी केमिस्ट्री की भारत में, यानी कि दवाई वगैरह से रिलेटेड जो काम था इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। और सिर्फ एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया था उन्होंने, और देख लीजिए पूरी काया पलट दी। और आज की डेट में आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन बनती हैं भारत में बनती हैं, पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। दुनिया के सबसे ज़बरदस्त एक्सपोर्टर में से एक है मेडिसिन का इंडिया। और वैक्सीन का तो कहना ही क्या, कोविड-19 के ड्यूरेशन में आपको पता लग ही गया होगा कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाला जो देश है वो भी भारत ही है। तो देखिएगा ये होता है जब भारतीयों को चैलेंज किया जाता है। ठीक, He died at the age of 83 on 19 जून 1944। और 1944 आते आते 19 जून को 83 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। तो बड़ा ज़बरदस्त काम करके गए थे। आज भी इनका कंट्रीब्यूशन चालू है उनकी कंपनी के थ्रू। ठीक, तो ऐसे काम करने चाहिए देश के लिए। मैं आप लोगों को जगा रहा हूँ, आप लोग जागे, अब भी कुछ ऐसे ही करें। ऐसे ही सिक्स है हमारे डॉक्टर पंचानन महेश्वरी। तो इनके बारे में बात की जाए तो डॉक्टर पंचानन महेश्वरी वाज ए रिनोन्ड बोटानिस्ट फ्रॉम इंडिया। ही वाज बोर्न ऑन 9 नवंबर 1904 एट जयपुर। तो देखिएगा ये तो हमारा राजस्थान ही है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये एक वनस्पति विज्ञानी थे और बहुत ही फेमस वनस्पति विज्ञानियों में से एक रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म है 9 नवंबर 1904 में जयपुर में राजस्थान में हुआ था। तो गोलू मोलू से लगते भी राजस्थानी से ना। He got his education from Allahabad University and began his teaching career at आगरा कॉलेज। तो देखिएगा इन्होंने जो अपना एजुकेशन है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरी की, उसके बाद आगरा कॉलेज में इन्होंने टीचिंग से शुरुआत की, करियर की शुरुआत की। He also taught at university in इलाहाबाद, लखनऊ एंड ढाका। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी काम किया, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, ढाका यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे भी इन्होंने काम किया अलग अलग टाइम फ्रेम्स में। He became the head of Department of Botany at Delhi University in 1948। और 1948 आते आते ये काफ़ी नाम कमा लिया था इन्होंने, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन्हें बना दिया गया था बॉटनी का। ठीक, ही स्पेशली वर्कड ऑन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। और इन्होंने खास तौर से जो काम किया वो किया था प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर, यानी कि प्लांट की एम्ब्रियो समझते हैं ना, भ्रूण के ऊपर। तो पौधे की जो भ्रूण है उनके ऊपर इन्होंने काम करना शुरू किया था। ही डेवलप्ड न्यू ब्रांच ऑफ साइंस बाय कंबाइनिंग एम्ब्रियोलॉजी विद प्लांट फिजियोलॉजी। तो इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए एक नई शाखा का इजाद किया साइंस का, जो कि आने वाले टाइम में हमें बेहतरीन किस्म के जो पौधे हैं वो देने वाला था। With his newfound knowledge succeeded in growing different floral part by artificial nutrition। और इनके पास जो नॉलेज थी अपने यानी साइंस से, उसकी मदद से ये सफल हुए आपके फ्लोरल पार्ट्स, यानी कि एक्चुअल में जो फूल वाले पौधे हैं उनके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन दे करके इन्होंने उगाना सीख लिया था। यानी कि पर्टिकुलरली पूरे पौधे को उगाने की ज़रूरत नहीं थी, उसके फ्लोरल पार्ट्स को वो आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन दे करके उगाने के कैपेबल हो गए थे।
ही वॉज वेरी फेमस अमंग फॉरेन स्टूडेंट फ्रॉम अमेरिका, अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। तो देखिए इनके अंडर में बाहर से पढ़ने के लिए काफ़ी बच्चे आया करते थे, अमेरिका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और काफ़ी यानी भारतीयों में तो फेमस थे ही, विदेशियों में भी ये फेमस थे। तो देखिए जो अमेरिका सबसे हम एडवांस मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इन लोगों की एजुकेशन हमसे बेहतर मानी जाती है, वो वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ के प्रोफेसरों से पढ़ने आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने केपेबल रहे होंगे। अबाउट 60 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर डॉक्टरेट अंडर हिज गाइडेंस। तो देखिएगा करीब 60 जो बच्चे हैं उन्होंने डॉक्टरेट यानी पीएचडी की उपाधि जो है इनके नेतृत्व में ही या इनके दिशा निर्देश में ही हासिल की है, और ये बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, पीएचडी हासिल करना अपने आप में बड़ा टेढ़ा काम होता है, और ऐसे 60 बच्चे निकाल दिए इन्होंने। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया एट मैनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑन वेरियस सब्जेक्ट। और उनकी बात की जाए तो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए तो उनमें काफ़ी जगहों पर इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ऑनर्ड हिम बाय मेकिंग हिम अ फेलो फॉर हिज वर्क ऑन एस्टैब्लिशिंग ऑफ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी एंड फॉर हिज रिसर्च ऑन टिश्यू कल्चर। तो देखिएगा जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है, ये एक संस्था है लंदन की। यूँ मान सकते हो कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी एक संस्था है, जो कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं या फिर जो नई चीज़ें खोजते हैं उनको अपनी तरफ से फेलोशिप देता है। तो उन्होंने भी इनको फेलोशिप दी, और वो भी इनके काम के रिगार्डिंग कि एक्चुअल में इन्होंने टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की स्थापना की थी, और इन्होंने रिसर्च करके दिखाया था टिश्यू कल्चर के ऊपर। तो टिश्यू कल्चर क्या है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से टिश्यूज़ को जनरेट करना। ठीक, तो ये अपने टाइम में एडवांस साइंस में से एक था। ठीक, तो इन्होंने इस चीज़ में बड़ी महारत हासिल कर ली थी, और इन्होंने इंडिया में टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी वगैरह की स्थापना कर ली थी। तो इस वजह से अंग्रेजों को बुला करके इनको फेलोशिप देना पड़ा। तो देखो हमारा देश के लोगों का काम बोलता है, बुला बुला कर फेलोशिप दे रहे हैं कि भैया तुम भी हमसे जुड़ जाओ। ही डाइड ऑन 18 मई 1966 एट दिल्ली। और 1966 आते आते दिल्ली में 18 मई को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं डॉक्टर सलीम अली। तो ये भी बड़े गजब के व्यक्ति थे, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो डॉक्टर सलीम अली वाज बोर्न ऑन 12 नवंबर 1896 इन सुलेमानी मुस्लिम फैमिली ऑफ बॉम्बे। तो इनका जो जन्म है बॉम्बे में एक सुलेमानी मुस्लिम परिवार में हुआ था 12 नवंबर 1896 में। ही वाज ए रिनोन्ड ऑर्थोनोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। तो ये एक प्रकृति विज्ञानी थे और एक पक्षी विज्ञानी थे। तो ये आपके ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पक्षी विज्ञानी होते हैं, खग विज्ञानी ऐसे कुछ कहते हैं, यानी पक्षियों से रिलेटेड जो स्टडी है वो करते थे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो इन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है ना। दुनिया के पास सुपरमैन है, हमारे पास बर्डमैन है। He was the first Indian to arrange systematic survey of birds in India। और ये पहले व्यक्ति थे भारत में जिन्होंने पक्षियों की जो सर्वे है उसको किस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए उसका अरेंजमेंट किया। तो कोई ना कोई तो हमेशा आगे आया है हर चीज़ को सिस्टमेटिक बनाने के लिए, तो ये भी बड़ा नाम है। ठीक है, His books on the birds immensely in enriching the knowledge about birds। तो इनकी द्वारा जो बुक लिखी गई थी, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको पक्षियों के प्रति के बारे में ज़बरदस्त जो है वो जानकारी मिलेगी। यानी कि इन्होंने काफ़ी डिटेल में पक्षियों की स्टडी की थी और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सब चीज़ों को समझाया हुआ है। आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन 1947 ही यूटिलाइज्ड हिज इन्फ्लुएंस टू ऑब्टेन गवर्नमेंट एड फॉर हिज इंस्टीट्यूशन। तो जब एक बार ये समय के साथ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मेंबर बन गए 1947 में, तो फिर प्रभावशाली हो ही गए थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रभावित करने की कोशिश की ताकि जो गवर्नमेंट है वो उनके इंस्टीट्यूशन को चलाने में मदद करे, यानी कि फंडिंग वगैरह की मदद करे। ही प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो आज की डेट में भरतपुर में जो हमारी बर्ड सेंचुरी, जिसे हम केवला देव नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना के पीछे भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो देखिए काफ़ी एज के बाद ही
गए थे। He also made great effort to stop the construction of dam project which was a threat to Silent Valley National Park. तो ऐसे ही गवर्नमेंट के द्वारा एक डैम बनाया जा रहा था जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए खतरा था, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली पानी भर जाना था डैम बनने से, और अगर वो इलाका पानी से भर जाता तो वहाँ पे जितने भी वन्य जीवन हैं वो नष्ट हो जाता, ख़त्म हो जाता, क्योंकि पूरी जगह पानी हो जाता। तो लिटरली काफ़ी बड़ा नुकसान होता बायोडाइवर्सिटी को। तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, विरोध दर्ज किया, लोगों का साथ आए, और लिटरली सरकार को हार मानना पड़ा और ये प्रोजेक्ट जो है उनको छोड़ना पड़ा। He was conferred with the second highest civilian award of India, the Padma Vibhushan in 1976। और भारत के द्वारा दिए जाने में, भारत के जो नागरिक हैं उनको दिए जाने वाले जो सबसे बड़े अवार्ड्स में से सेकंड हाईएस्ट जो अवार्ड है, जिसे हम पद्म विभूषण कहते हैं, 1976 में सरकार के द्वारा इन्हें दिया गया इनके काम के लिए। He did serious study on bird under the guidance of W.S. Millard, the Secretary of Bombay Natural History Society। तो देखिएगा, ये एक्चुअल में W.S. मिलार्ड नाम के एक व्यक्ति थे जो कि एक्चुअल में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो उनके प्रभाव में आए, उनके गाइडेंस में आए, और उनके गाइडेंस में इन्होंने बर्ड्स के ऊपर स्टडी करना शुरू किया, यानी उन्होंने काफ़ी मदद की इनको। ठीक। His life turned when he accidentally killed a bird by his toy gun. The accidental death of Sparrow motivated him to pursue ornithology। तो देखिएगा हुआ क्या कि एक दिन ऐसे ही ये जो खिलौने वाली बंदूक होती है वो चला रहे थे, गलती से एक चिड़िया के लग गई और वो चिड़िया मर गई। और वो कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, वो एक गौरैया थी, और वो भी खास तरह की गौरैया थी। ठीक है, तो ये जो डेथ हुई थी, इसने, यानी कि जो पक्षी मरा था उनके हाथों से गलती से, उसकी वजह से इनको के मन के अंदर बहुत ग्लानि पैदा हुई, अंदर से पूरी तरीके से प्रभावित हो गए, बहुत बुरे, यानी इनको बहुत बुरा लगा, कहने की बात यह है। और लिटरली उसके बाद ये एक्चुअल में पक्षियों की स्टडी के लिए मोटिवेटेड हुए और उन्होंने पढ़ाई शुरू की। He identified the bird as a sparrow with yellow neck from the book The Common Birds of Bombay given by Mr. Millard। तो देखिएगा, इन्होंने पहचान की जो पक्षी उनके हाथों मरा, ये कोई साधारण पक्षी नहीं था, ये खास तरह का गौरैया था, पक्षी था जिसका गर्दन जो होती है वो पीली होती है। ठीक है, और इसको ये चीज़ उन्हें पता लगी आपके कॉमन बर्ड ऑफ बॉम्बे नाम की किताब से, जो कि मिस्टर मिलार्ड ने उन्हें दी थी। He mentioned all incident in his autobiography The Fall of a Sparrow। और देखिएगा, ये सारी घटनाएं जो हैं, जो भी उनके साथ हुआ, क्यों वो इस फील्ड में आए, ये सब चीज़ें उन्होंने उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो यानी कि उनका जीवनी है, उसके अंदर बताया है, और उसका नाम है द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ठीक, तो पुस्तक का नाम है इनका। He got his initial education from सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे, कि इन्होंने जो शुरुआती स्टडी की वो सेंट जेवियर कॉलेज से शुरू की, बॉम्बे से। इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल डिग्री ही जॉइंड एज ए प्रोफेसर इन द फॉर्म ऑफ गाइड एट प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम एट अ मीगर सैलरी ऑफ ₹350। तो देखिएगा, इनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, यानी कि पढ़े लिखे ज़्यादा थे नहीं। ठीक, तो इन्होंने आपके प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है वहाँ के गाइड के रूप में ज्वाइन किया, और वो भी उस समय की मासिक जो सैलरी थी वो करीब 350 रुपये थी। तो 350 रुपये महीना की पगार पे इन्होंने अपनी जॉब शुरू की, वो भी एक गाइड के रूप में। ठीक है, म्यूजियम में। ही वॉज कन्फर्ड विथ ऑनररी डेकोरेट बाय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आंध्रा यूनिवर्सिटी। लेकिन देखिए, पढ़ाई की हो ना की हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और क्या कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1958 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी 1973 में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी, और ऐसे आंध्रा जो यूनिवर्सिटी है 1978 में उन्होंने भी इनको डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। तो देखिए, जब कोई बड़ा काम करता है तो बिना पढ़े भी डॉक्टरेट की पदवी दी जाती है। ठीक है,
तो ये PhD के तुल्य था। The Indian government established Dr. Salim Ali Center for Ornithology and Natural History at Coimbatore in 1990। तो देखिएगा, इनकी याद में या इनके सम्मान में जो भारतीय सरकार है उन्होंने डॉक्टर सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोनोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में 1990 में स्थापित की। तो काफ़ी अच्छा काम किया था, डिफरेंट फील्ड थी लेकिन नाम कमाया। अब बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आप सभी जानते होंगे इनके बारे में, और मेरे ख्याल से इंग्लिश में या हिंदी में चैप्टर्स जो हैं उनमें आपने इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा। तो देखिएगा, लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर APJ कलाम। तो अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनका नाम पूरा एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 at a village धनुषकोडी in रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट। तो APJ अब्दुल कलाम जो थे उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में धनुषकोडी नाम के गांव में हुआ था, वो भी तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट जिला जिसका नाम रामेश्वरम था, वहाँ पे। He studied science in Squats Higher Secondary School। और इन्होंने साइंस की जो इनकी स्टडी है वो स्क्वाट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ अय्यादुरै सोलोमन। एक्चुअल में क्या है कि अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे साउथ इंडियन नाम है ना, तो थोड़ा सा नाम वगैरह लिखने में या बोलने में शायद गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो बुक्स वगैरह में अलग अलग तरह के नाम दिए हुए हैं। तो कुछ बुक्स में अय्यादुरै सोलोमन लिखा हुआ है, वैसे एक्चुअल में ये अय्यादुरै सोलोमन थे। ठीक, तो इनसे बड़े प्रभावित थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, यानी कि इनकी जो लाइफ है उसको प्रभावित करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। अब रीजन क्या था इनसे प्रभावित होने का? अकॉर्डिंग टू सोलोमन, विल पावर, बिलीफ एंड होप वर द 3 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल लाइफ। तो देखिएगा, एक्चुअल में सोलोमन जी जो थे उन्होंने बताया बच्चों को अपने कि एक तो विल पावर यानी कि आपकी जो आत्मशक्ति है, ठीक है, और एक विश्वास, और तीसरा उम्मीद। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को भी सफलता हासिल करने में जीवन में मदद करती है। यानी कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप विश्वास है आपको अपने ऊपर, और आप उम्मीद रखते हैं, यानी कि आप फेलियर से नहीं डरते हैं और आशा की किरण आपके अंदर है, तो ऐसे में निश्चित ही आप लाइफ में सफलता हासिल करेंगे। These 3 things formed Dr. Kalam's life. He studied aeronautical engineering from Madras University of Technology. Then in 1958, he was appointed as senior scientist of Defense Research and Development Organization. तो देखिएगा, ये 3 चीज़ें जो थी, इन चीज़ों ने यानी कि विल पावर, बिलीफ और होप, इन्होंने इनकी लाइफ को बनाया। और इनको पक्षियों का उड़ना बड़ा पसंद था, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इनका इंटरेस्ट आया और इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी, तो आज की डेट में मद्रास को चेन्नई कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो मद्रास यूनिवर्सिटी है वहाँ से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की स्टडी करी, और उसके बाद 1958 में स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये आपके DRDO, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की रक्षा संबंधी यानी कि भारत की जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हथियार और इस तरह की चीज़ें बनाने का काम करती है, वहाँ पे इन्हें सीनियर साइंटिस्ट के रूप में रखा गया, यानी कि जॉब मिल गई इनको वहाँ पे, और यहीं से इनकी लाइफ चेंज होने वाली थी। डॉक्टर कलाम वाज अपॉइंटेड टू वर्क ऑन होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट बाय DRDO इन 1958। तो देखिएगा, जो शुरुआत में ही जो DRDO के द्वारा एक प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया इनको 1958 में, जिसमें इनको होवरक्राफ्ट बनाना था। तो होवरक्राफ्ट एक ऐसा टैंक जैसा ही एक आपका यानी कि व्हीकल होता है जो पानी और ज़मीन दोनों पे चल सकता है। तो इसको बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे थे। Then with the help of Professor M.G. Menon, he got opportunity to work in ISRO, where he assisted in successful launch of Nike Apache, the first Indian rocket। तो ऐसे ही काम करते करते इसरो के एक यानी कि एक्चुअल में एक प्रोफेसर थे M.G. मेनन, जो कि काफ़ी अच्छा होल्ड रखते थे इसरो वगैरह में।
तो उनके संपर्क में आए और एमजी मेनन जो थे वो इनसे काफ़ी प्रभावित हुए, इनकी सिंप्लिसिटी से और इनके काम करने की जो लगन है उससे। और उन्होंने मौका दिया इनको इसरो में काम करने का। और इस तरीके से डीआरडीओ यानी कि हमारे भारत की सबसे बड़ी एक संस्था में से एक है, वहाँ से हमारे भारत की सबसे ज़बरदस्त जो संस्था है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इन्हें काम करने का मौका मिला। और काम भी पहला क्या था, हमारे भारत का पहला रॉकेट बनाना था। और इंडिया ने सबसे पहला जो प्रोटोटाइप बनाया जिसको नाम दिया गया था नाइक अपाचे। तो ये एक प्रोटोटाइप रॉकेट था जो कि बनाया गया था और उसमें इनका योगदान था। तो ये पहला भारतीय रॉकेट था। तो ये एक्चुअल में जो आज का रॉकेट है उसके जैसा नहीं था, ये प्रोटोटाइप था। प्रोटोटाइप मीन्स डमी टाइप का, यानी कि एक डेमो देने के लिए जो बनाया जाता है, फिर उसमें सुधार करके एक्चुअल बनाया जाता है। तो सक्सेसफुल रहा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया का पहला रॉकेट कौन सा है, तो नाइक अपाचे, ठीक है, प्रोटोटाइप था, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देन ही गॉट चांस फॉर डेवलपमेंट ऑफ SLV एंड SLV-3 लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट। SLV आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, यानी कि ऐसा रॉकेट जो सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता हो। तो दो दो क्या कहते हैं, इस तरह के जो लॉन्च व्हीकल थे उनके प्रोजेक्ट भी इनके अंडर आए और उन्होंने इसको डेवलप करने का काम किया। SLV-3 successfully launched a satellite Rohini into space under his leadership। और SLV-3 पहला भारतीय एक्चुअल रॉकेट था जो कि स्पेस में गया, और वो भी रोहिणी नाम का जो सैटेलाइट है उसको लेकर के गया। तो देखिएगा, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया पहला जो रॉकेट सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था, लेकिन खुद का रॉकेट जो पहली बार गया वो SLV-3 था। और खुद के रॉकेट से जो पहला लॉन्च किया हमने सैटेलाइट वो रोहिणी था। ड्यू टू हिज बिग कंट्रीब्यूशन एंड सक्सेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस एंड रॉकेट साइंस, ही वाज गिवन चार्ज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब चूंकि इनको जो भी प्रोजेक्ट दिए जाते थे वो आसानी से पूरे हो जाते थे, तो इनको एक और काम सौंपा गया और वो काम था ज़बरदस्त वाला। वो था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि भारत का खुद का एक मिसाइल प्रोग्राम जिसमें अलग अलग तरह के मिसाइल्स बनाने थे ताकि शत्रुओं के ऊपर ज़रूरत पड़ने पे उससे हमला किया जा सके। अंडर हिज लीडरशिप इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड वेरियस मिसाइल्स लाइक पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। और इनके नेतृत्व में एक नहीं, दो नहीं, कई अलग अलग तरह के मिसाइल्स जो हैं वो डेवलप किए गए, जैसे कि पृथ्वी मिसाइल हो गया, अग्नि मिसाइल हो गया, त्रिशूल हो गया, नाग हो गया, आकाश हो गया। तो इस तरह के अलग अलग तरह के मिसाइल्स जो है इनको उसको डेवलप करने में इन्होंने नेतृत्व किया। ही ऑल्सो हेल्प्ड इन न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन इन पोखरण इन 1998। ऐसे ही जो भारत में पहली बार जो 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उसमें भी इनका बड़ा ज़बरदस्त योगदान रहा था। तो उसमें भी ज़बरदस्त कहानी है, तो कभी बताएंगे आपको। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन मिसाइल डेवलपमेंट, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब चूंकि मिसाइल डेवलपमेंट करने में इनका ज़बरदस्त योगदान रहा था, इसी वजह से इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। He was elected as a president of India in during 2002 to 2007। तो देखिएगा, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न केवल अलग अलग भारत की बड़ी संस्थाओं में इन्होंने बड़े मुख्य काम किए, बल्कि 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ राष्ट्रपति रहे और एक रबर का स्टैम्प बन के रहे। ये जो होता था सही होता था, उसमें सपोर्ट करते थे गवर्नमेंट का, और जहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा बहुत भी गलत होती थी तो लिटरली मुंह पे बोल देते थे। और इसी वजह से गवर्नमेंट्स को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आई। खैर, लेकिन इनका एक अलग ही प्रभाव था एज ए राष्ट्रपति, बड़ा पसंद किया लोगों ने इनको। Indian government honored him with Padma Bhushan in 1981, Padma Vibhushan in 1990 and Bharat Ratna in 1997। तो भारतीय जो गवर्नमेंट है उन्होंने इन्हें पद्म भूषण से नवाजा 1981 में, और पद्म विभूषण 1990 में दिया, और भारत रत्न जो अवार्ड है 1997 में दिया। He died on 27th July 2015 due to heart attack while addressing in at IIM शिलोंग। तो देखिएगा, इनकी मृत्यु करीब 27 जुलाई 2015 को हार्ट अटैक की वजह से हुई, जब ये शिलोंग में IIM नाम के कॉलेज के अंदर बच्चों को एड्रेस कर रहे थे, उनकी क्लास ले रहे थे स्टेज पे। तो उस टाइम दिल का दौरा पड़ने से इनका देहांत
हो गया, और ये बहुत बड़ा लॉस था देश के लिए और लोगों के लिए, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए. So it was all about this chapter. I think it is over. I hope you have understood and enjoyed this chapter. If you like the video, then please press the like button